राज्यपाल महाराज। पूरा हाउस धन्यवाद स्पीकर मैडम। मैं कुंवर रेवती रमन सिंह और श्री प्रमोद पंडा के 193 के अधीन चर्चा का जो विषय गंगा नदी को प्रदूषण से और हिमालय को निर्मम दोहन से बचाने के लिए जो आपने चर्चा की अनुमति दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं सभी आपके माध्यम से सभी सदस्यों का ध्यान आकर्षित करूंगा, क्योंकि यहाँ सदन में बहुत से सदस्य गंगा के परम भक्त हैं और बहुत से सदस्य गंगा के प्रति श्रद्धा प्रेम रखते हैं। वैसे भी हमारे महाभारत में भीष्म का नाम गंगा पुत्र के नाम से आता है और गंगा के साथ बहुत बड़ा इतिहास जुड़ा हुआ है, भारत की आत्मा जुड़ी हुई है। निश्चित रूप में जो हमारे सम्मानित सदस्य हैं वो चिंतित हैं, उनकी चिंता उचित है कि गंगा प्रदूषित होती जा रही है और हिमालय जो हमारी पृथ्वी का मानदंड है, जो हमारी पृथ्वी का नाभि केंद्र है, जो हमारा सरताज है, उसका निर्मम दोहन हो रहा है। वास्तव में ये चिंता का विषय है। मैं तो आग्रह करूंगा सभी सदस्यों से कि जरूर हिमालय में यात्रा करें, गंगा को करीब से देखें और जो स्थिति गंगा की वो देखेंगे, गंगा को अपने सामने बहता देखेंगे और जो भी पावर प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं, क्यों लगाए गए हैं, इसमें मैं जाऊंगा बाद में, परंतु उनका ज्ञानवर्धन होगा। और आज गंगा घाटियों को काटते काटते नीचे की तरफ जा रही है और उत्तराखंड के अंदर उससे बाहर जो गंगा की स्थिति बनी है, कैसे बनी है, इसके बारे में हमारे सदस्यों का ज्ञानवर्धन होगा। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी, उसके लिए सोचा गया कि हम कोयले से ऊर्जा बनाएं। पहले कोयले से ऊर्जा बनती थी, क्रूड ऑयल से ऊर्जा बनती थी। फिर यह माना गया कि कोयला ऐसा ईंधन है, तेल ऐसा ईंधन है जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, अर्थात हजारों वर्ष धरती में दबने के बाद ये ईंधन तैयार होता है, हजारों वर्ष में कोयला तैयार होता है। इसको अगर हम खर्च करते जाएंगे, डिप्लीट करते जाएंगे, तो ये हमें दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता है। कुछ देशों ने ये सोचा कि हम न्यूक्लियर एनर्जी बनाएंगे, उसका भी उपयोग किया गया। आइसलैंड के अंदर जो गर्म पानी का सोता है, गाइजर जिसे हम बोलते हैं, हॉट वाटर स्प्रिंग, आइसलैंड के अंदर उसका उपयोग किया गया बिजली बनाने के लिए। गर्म पानी से बिजली बनती है वहां पर। हमारे देश के अंदर जो डैम टेक्नोलॉजी थी, जिससे कि पानी को रोक करके और आप पानी के फोर्स से टरबाइन को मूव करें, टरबाइन को स्पंदित करें, वो टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी थी और उसको यहां सोचा गया। जिस बांध के बारे में कुंवर रेवती रमन सिंह जी कह रहे हैं, उसी टेहरी बांध के बारे में स्वीकृतियां जो इन्होंने दी, तो ये उस टेक्नोलॉजी से बना। फिर ये भी चिंतन हुआ कि पहाड़ एक सेस्मिक जोन है, हिमालय में भूकंप आते रहते हैं। ये कॉन्टिनेंटल शिफ्ट जो है, जो पहाड़ों में होता रहता है, उससे ये डैम सेफ नहीं है। कुछ लोगों ने उसके लिए भूख हड़ताल की, लोगों का ध्यान आकर्षित किया, लोग चिंतित हुए। फिर यह तय किया गया कि अब जो है डैम पहाड़ में नहीं बनेंगे, परंतु रन ऑफ द रिवर जो है वो बनेंगे। वैसे मैं ये बताना चाहूंगा कि हिमालय के अंदर बहुत से बड़े बड़े जलाशय हैं। मानसरोवर बहुत बड़ा जलाशय है, राक्षस ताल बहुत बड़ा जलाशय है,
हमारा यहाँ नौकुचिया ताल, भीमताल, नैनीताल, अनेक ताल हमारे पहाड़ों में हैं। और इन तालों से क्या हो, सहस्त्रताल, इन तालों से क्या होता है कि तालों का पानी जो है वो पर्कुलेट होकर के हमारे वाटर लेवल को बढ़ाता है। आपने जगह जगह सोते देखे होंगे, ये जगह जगह झरने देखे होंगे, ये तालों से संबंधित हैं। तो पहाड़ों में ऐसा नहीं कि ताल नहीं होते हैं, अनेक ताल होते हैं। यहां तक कि अनेक ताल जो थे, जब पानी रुक गया, ताल बहुत बढ़ गए, तो एक जगह तो अंग्रेज चूहे लाए, चूहे छोड़े गए, चूहों ने उसको खोदा और धीरे धीरे उसका पानी निकला। तो पहाड़ों में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। तो यह तय किया गया कि पहाड़ों के अंदर हम कोई बड़ा डैम नहीं बनाएंगे, पहाड़ों के अंदर रन ऑफ द रिवर, रन ऑफ द रिवर का मतलब होता है जो नदी का ग्रेडियंट है, जो नदी का स्लोप है, पहाड़ के अंदर सुरंग बना करके और उससे पानी को प्रभावित करके आप टरबाइन को चलाएं। मैं सभी सदस्यों को यह कहना चाहूंगा कि आप निश्चित रूप में उत्तराखंड में एक दफे जाएं और करीब से देखें। यहां मैं समझता हूं कि कहने की बात नहीं है, क्योंकि आजकल टीवी मीडिया बहुत पावरफुल है और एक बात कही जाती है कि इफ अ डॉग बाइट्स अ मैन इज नो न्यूज, बट इफ अ मैन बाइट्स अ डॉग इट्स गुड न्यूज। कि अगर कोई कुत्ता आदमी को काट ले तो कोई खबर नहीं है, पर अगर आदमी कुत्ते को काट ले तो बहुत बड़ी खबर है। तो एक खबर बनाई गई कि साहब टेहरी में पानी रोक दिया गया, गंगा बहनी बंद हो गई, सारे साधु संत चिंतित हो गए और ये पूरा दिन भर न्यूज चलती रही कि कोई पानी जो है उत्तराखंड से नहीं बह रहा है, पानी रुक गया। मैं कहना चाहूंगा कि टीएचडीसी जो टेहरी डैम से 6,174 क्यूसेक्स पानी निरंतर प्रभावित करता है, उसको रोका नहीं गया है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अलकनंदा जो हमारे गंगोत्री से आती है, इसी प्रकार से हमारे तिब्बत से, जो जिसका संस्कृत नाम तिब्बत है, तिब्बत से धौली आती है, विष्णु प्रयाग के अंदर अलकनंदा उससे मिलती है, और एक तरफ से सरस्वती आती है, अलकनंदा मिलती है। वहां पर जो है हमारा बद्रीनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम से अलकनंदा बहती है, धौली आती है, विष्णु प्रयाग में दोनों मिलती हैं। इसके बाद हम जब आगे चलें तो कर्णप्रयाग के अंदर पिंडर आती है, अलकनंदा से मिलती है, और इसी प्रकार से रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी आती है, अलकनंदा से मिलती है, और देवप्रयाग जो सबसे बड़ा प्रयाग है वहां पर भगीरथ आकर के अलकनंदा से मिलती है। इसी प्रकार के पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, पिंडर, ये सारी नदियां जो हैं अलकनंदा में मिलती जाती हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि ये सारी नदियां ये बता रही हैं कि अगर आप अपने आप समुद्र में मिलना चाहोगे तो आप में क्षमता नहीं है कि आप समुद्र में मिल सको। सारी नदियां जब मिल करके गंगा बन गई तो गंगा में इतना क्षमता हो गई कि वो समुद्र में जाकर के और विलय उसका हो गया। इसी प्रकार से देश को बताने के लिए कि अलग अलग होकर अगर हम चाहेंगे कोई लक्ष्य की प्राप्ति करना तो हम नहीं कर पाएंगे, पर सब देशवासी मिलकर के अगर हम गंगा बन करके चाहेंगे तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देवप्रयाग के बाद गंगा बनती है, देवप्रयाग से पहले गंगा नहीं है, वहां छोटी छोटी नदियां हैं, और ये सारी नदियां मिलकर के गंगा का रूप ले लेती हैं और वो गंगा वहां से बहती है। जहां तक उत्तराखंड का सवाल है, वहां पर बहुत से गटर के नाले और बहुत से गंदे नाले उसमें पड़ते हैं, पर गंगा का पानी इतनी प्रचुर मात्रा में है कि वो उसको डाइल्यूट कर देता है। उसके बाद जब गंगा आगे बहती है तो उसमें नहर निकल गई, इतना नहर उसमें बह रही है जिसके कारण, नहरों के कारण गंगा का पानी आगे जाकर के कम हो गया, जिसके कारण आपके प्रयागराज इलाहाबाद में एक कमी आ गई है। और मैं निश्चित रूप में मानता हूं, क्योंकि मुझे भी जाने का मौका मिला, आप भी वहां, स्पीकर मैडम आप भी वहां गई हैं, आपने भी वहां गंगा के दृश्य को देखा, किस प्रकार से गंगा एक मड़ अवस्था को प्राप्त हो गई है। तो आज उस गंगा को जागृत करना होगा। आज हमारे प्रत्येक सदस्य भारतवासी को भगीरथ का अवतार लेना होगा, भगीरथ का रूप लेना होगा कि पुनः इस गंगा को प्राणवान करें। पर इसके साथ साथ भारत के निर्माण में हमें ऊर्जा भी चाहिए, हमें शक्ति भी चाहिए, और शक्ति का हम जो है उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तो जहां तक बिजली बनाने का प्रश्न है, ये बिजली निश्चित रूप में बन रही है, और आज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता और ज्यादा हो गई है। वो इसलिए कि जो न्यूक्लियर से हम जो बिजली बना रहे थे, नाभिकीय ऊर्जा बना रहे थे,
उसमें अमेरिका ने देखा कि न्यूक्लियर रिएक्टर एक खतरे की निशानी है। कोई भी आतंकवादी जो है उसको अपना निशाना बना सकता है। फुकुशिमा के बाद जापान ने न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद कर दिया, वहां तो भूकंप आता ही रहता है। तो सबने यह माना कि हाइड्रो एनर्जी ही ऐसी एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए हम अपने देश का निर्माण कर सकते हैं। अन्य देशों ने इसको स्वीकार किया है। आज भारत के अंदर ये जो डैम है ये बन रहे हैं, इनको आप करीब से जाके देखिए और देखने के बाद देखिए कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी जब आप जाएंगे तो आपको बड़ा गौरव होगा कि भारत के वैज्ञानिकों ने इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को बनाया है गंगा के पानी से। क्योंकि गंगा, सुन लीजिए, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आइए आप और देखिए। तो मैं कहना चाहूंगा कि घराट होते हैं, घराट से आप पंचक्की चलाते हैं। अब आप कहें साहब घराट से भी प्रदूषण हो रहा है, घराट भी बंद कर दो, तो इससे तो गंगा का मैं समझता हूं अविरल बहना ही बंद हो जाएगा। पर मेरा अपना निवेदन यह है कि आप निश्चित रूप में हमारे जो सांसद सदस्य हैं ये जाएं, करीब से देखें, उसका विश्लेषण करें और स्वयं उसके प्रत्यक्षदर्शी बने, यह मैं चाहता हूं। इसके साथ साथ जो गंगा वाटर बेसन अथॉरिटी है उसके अंदर बहुत से महानुभाव रखे हुए हैं, परंतु जो वहां का सांसद होता है वही उसका मेंबर नहीं है। जो वहां के क्षेत्र की समस्याएं हैं, बांध बनता है, अभी श्रीनगर में जीवीके का बांध बना हुआ है, 90% कंप्लीट हो गया, परंतु उसको अनुमति नहीं मिल रही है, उसके कारण उसका सारा काम लटका हुआ है। तो कहने का मतलब जो इतना पैसा वहां निवेश कर चुके हैं उत्तराखंड के निर्माण में, उत्तराखंड के अंदर इतना पैसा लगा चुके हैं, तो ये काम रुकने नहीं चाहिए। ये योजनाएं 2-2 साल तक बंद हो जाती हैं, 2 साल के बिना किसी परिवर्तन के, जबकि सारी फॉर्मेलिटीज, चाहे वो एनवायरमेंटल फॉर्मेलिटीज हो, चाहे वो आपके वन विभाग की फॉर्मेलिटीज हो, सारी को कंप्लीट करते हुए 2 साल तक योजना बंद हो जाती है बिना किसी परिवर्तन के, फिर उनको अनुमति मिलती है। तो 2 साल तक जो नुकसान होता है उसकी भरपाई कौन करेगा? ये बहुत सी समस्याएं खड़ी हुई हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, गंगा का पानी तो अमृत है, क्योंकि गंगा ग्लेशियर से निकलती है और ग्लेशियर का पानी इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। वो उससे स्वच्छ पानी और कोई हो नहीं सकता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पहाड़ों में अब रहने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। मुझे बोले, मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आप आइए उत्तराखंड में। हमारे पहाड़ में लकड़ियां काटी जा रही हैं, जड़ी बूटियों का इलीगल माइनिंग हो रही है, वृक्ष काटे जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। तो जिस पर जो है निश्चित रूप में सरकार को चाहिए कि जैसे कानपुर के अंदर बहुत सा जो टैनिंग इंडस्ट्री का, लेदर इंडस्ट्री का पानी पड़ता है, उसको स्वच्छ किया जाए। आज तो नैनो टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप 40 मीटर बाई 60 मीटर पर आप गंदे पानी को लेकर के, सीवेज वाटर को लेकर के आप उससे 200 मेगावाट बिजली बना सकते हैं और उसके साथ साथ मेडिकल ग्रेड वाटर आप पैदा कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी आज आ गई है। तो ये टेक्नोलॉजी का एक यंत्र निश्चित रूप में हरिद्वार में हम लगाएंगे। और मैं ये कहना चाहूंगा, ज्यादा ना कहते हुए, वक्त को जिसने न समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। चाहे जितनी ही बड़ी हो, चाहे जितनी ही कड़ी हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री योगी आदित्यनाथ। अध्यक्ष महोदय,